माय डियर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बचे हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बल तथा गति के नियम। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, और जड़त्व के प्रकार, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ठीक, कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वीडियो रेगुलर जा नहीं पा रहे थे। खैर कोई बात नहीं, अब जाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दिशा के जड़त्व के बारे में। ठीक, जो तीसरा हमारा था वह है दिशा का जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लें। नोट हो गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। तीव्र गति से दौड़ती हुई बस जब किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, मैंने लिखा कि तीव्र गति से दौड़ती हुई बस जब किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाती है। ठीक, मैंने ये लिखा। अब अगर मैं इसको फिगर के माध्यम से समझूं, जैसे मान लीजिए यह कोई एक पथ है,
ठीक है। मान लीजिए यह रास्ता है आपका, यह रास्ता है और यह रास्ता ऐसे टर्न हो गया, ठीक है। ये रास्ता पहले सीधे है, कोई यहाँ पे बस जा रही है, कोई यहाँ पे बस जा रही है, ठीक है। कोई कार जा रही है, चाहे बस जा रही है, कोई बस है मान लीजिए जा रही है, तो इसमें जो बैठे यात्री होंगे, सपोज दैट मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ तक पहुँचा और ये बस बहुत तीव्र गति से जा रही है और इस बस में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक। ये बस जो है बहुत तीव्र गति से जा रही है और इस बस में मैं बैठा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं एक सरल रेखीय गति कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? सरल रेखीय गति मतलब क्या? मैं एक सीधे पथ पर गति कर रहा हूँ, एक सीधे डायरेक्शन में गति कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बस जो है बहुत तेज गति से चल रही है और घुमावदार मोड़ आएगा, क्योंकि मैं तो एक सरल रेखीय गति कर रहा हूँ और जो मेरा केंद्र है वह सरल रेखीय जो गति हो रही है उसकी दिशा में है, ठीक है। और जब घुमावदार मोड़ आएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई आप बस में बैठे होंगे, जब घुमावदार मोड़ आता है तो आप ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है। जब घुमावदार मोड़ आता है तो आप ऐसे झुक जाते हैं, क्योंकि आप एक बल का अनुभव करते हैं और आप ऐसे झुक जाते हैं, यानी कि इस जो आपका केंद्र है इस तरफ, ठीक है, इसके केंद्र से आप इस तरफ झुक जाते हैं। झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? आप ऐसे गति कर रहे हैं और अचानक ऐसे कोई घुमावदार मोड़ आए तो आप एक सरल रेखीय गति कर रहे हैं, अचानक जब घुमावदार मोड़ आएगा तो आपके ऊपर एक बल का अनुभव होगा और आप कैसे झुक जाएंगे? आप ऐसे झुक जाएंगे, केंद्र से आप ऐसे झुक जाएंगे। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि तीव्र गति से दौड़ती हुई बस जब किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें, यानी कि इसमें बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। इसे आप लोग, इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लें। हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक नए टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है संवेग, यानी कि मोमेंटम। इसको हिंदी में बोलते हैं संवेग, ठीक है। पहले हम लोग इसमें कुछ लिख लेते हैं, इसके डिफिनीशन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि संवेग आखिर है क्या, संवेग आखिर क्या होता है, ठीक। सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को समझ लेते हैं कि लिखेंगे किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के गुणनफल को किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि P = m × v, ठीक है। P × m × v, ठीक है। यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। अतः सदिश रूप में अगर संवेग को लिखें तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वेक्टर P = m ×
वेक्टर v। क्या लिखेंगे? वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v। ठीक है। इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ऐसे लिखेंगे, मात्रक। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। यहां तक आप लोग नोट कराएं। नोट हो गया होगा। मात्रक, इसका मात्रक होता है, क्या बताया था हमने? P इज इक्वल टू m इंटू v, यही बताया था। तो इसका मात्रक किलोग्राम, और ये होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। v का मात्रक मीटर पर सेकेंड। इसकी वीमा जो होती है, वीमा, इसकी जो वीमा होती है वह होती है किलोग्राम की m, इसकी l, और ये t नीचे है तो t ऊपर ले जाएंगे तो t-1। इसकी जो वीमा होती है वह होती है m l t-1। नोट कर लें इसे। नोट हो गया होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये संवेग क्या होता है। मैंने बताया आपको, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। क्यों? आखिर हम द्रव्यमान और वेग की बात करते हैं और हमें संवेग प्राप्त होता है। ठीक। जैसे मान लीजिए ये हम पत्थर का कोई एक टुकड़ा ले लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में इसमें हम पहला ले लेते हैं भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं। ठीक। और यहां ले लेते हैं दूसरे में समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं। ठीक है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं और समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हम ले लेते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पत्थर का एक टुकड़ा है। पत्थर का क्या है? ये पत्थर का एक टुकड़ा है। ठीक है। पत्थर का एक टुकड़ा है। ठीक है। ये एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा है। ठीक। और ये एक पत्थर का छोटा टुकड़ा है। ठीक है। ये एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा है और ये एक पत्थर का छोटा टुकड़ा है। ठीक। यहां पर हम मान लेते हैं कि हमने क्या बताया, भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं। मान लेते हैं कि इसका जो द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू, मान लेते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू, बड़े वाले के लिए कैपिटल M का यूज करें, कैपिटल M का। ठीक है। तो इसका मान लेते हैं, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो वजन है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम है। इसका जो वजन है वह 100 ग्राम है। ठीक। और इसके लिए हम स्मॉल m का यूज कर रहे हैं, कि छोटा है तो छोटे वाले पत्थर के लिए हम स्मॉल m का यूज कर रहे हैं। इसका द्रव्यमान मान ले रहे हैं हम कि इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है। ठीक है। हमने भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं ली। मान लिया इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो वजन हमने मान लिया वह 100 ग्राम है, और इसका जो द्रव्यमान है यानी कि जो इसका वजन है हमने मान लिया इसका जो वजन है वो 10 ग्राम है। ठीक। हमने मान लिया, और यानी कि दो द्रव्यमान है। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक
शीशे का एक टुकड़ा रख दिया, ठीक, और यहाँ भी हमने एक शीशे का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई? हमने भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं ली। बड़े वाले के लिए कैपिटल M का यूज करके हमने मान लिया 100 ग्राम, और छोटे वाले पत्थर के टुकड़े का हमने तो द्रव्यमान मान लिया वह 10 ग्राम है, ठीक। और यहाँ पे हमने एक कांच का एक टुकड़ा रख दिया, और यहाँ पे भी हमने एक कांच का टुकड़ा रख दिया, ठीक। ये क्या है? ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है। ये क्या है? ये कांच का टुकड़ा है। बात समझ में आई? दोनों क्या हैं? दोनों कांच के टुकड़े हैं, ठीक। अब इसको हम जितनी यहां से यहां तक की दूरी है उतनी यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि दोनों की दूरी क्या है? शीशे से और पत्थर की जितनी दूरी है उतनी ही यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक। अब इसको हमने यहाँ से छोड़ा, ठीक है। इसको हमने यहाँ से इस पत्थर के टुकड़े को सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम छोटे वाले पत्थर के टुकड़े को हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने छोटे वाले पत्थर के टुकड़े को यहाँ से हमने जब छोड़ा, ठीक है, तो वह भी वेग से, किस वेग से? भी वेग से, किस वेग से? भी वेग से इस शीशे पर आकर गिरी। बात समझ में आई? भी वेग से इस शीशे पर आके गिरी, यानी कि इस कांच के टुकड़े पर आके गिरी। भाई इसका वजन कम है, इस पत्थर का जो टुकड़ा है इसका जो द्रव्यमान वह 10 ग्राम है, यानी कि इसका जो वजन है वह 10 ही ग्राम है ना। तो इस स्थिति में इस शीशे वाले टुकड़े पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, यानी कि यह जो शीशे का टुकड़ा है वह चटका नहीं, ठीक है। ये जो शीशे का टुकड़ा है वह चटका नहीं, ठीक। अब इसका जो द्रव्यमान है, इसकी जो मास है, इसकी जो वजन है वह 100 ग्राम है, इससे अधिक है। जब हमने इसको भी वेग से छोड़ा, ठीक है, दोनों का वेग क्या है? इस स्थिति में जो दोनों का वेग है, वेग क्या है यहाँ पे? वेग जो है, वेग वह क्या है? वेग जो है वेग समान है। वेग क्या है? वेग जो है वेग समान है। तो इस स्थिति में जब हमने 100 ग्राम वाले पत्थर के टुकड़े को यहाँ से छोड़ा, ठीक है, यहाँ से छोड़ा, तो इस स्थिति में ये शीशे का टुकड़ा क्या हो गया? इस शीशे का टुकड़ा यहाँ से चटक गया, यानी कि शीशे का जो टुकड़ा है वह ब्रेक हो गया, यानी कि वह टूट गया। बात समझ में आई? क्यों भाई? जाहिर सी बात है, अगर आप कोई एक पत्थर का टुकड़ा ले लें और उसको छोड़ें शीशे पर, ठीक है, नीचे गिराएं और वो ज़्यादा भार है, उसमें ज़्यादा भार है, उसमें ज़्यादा वजन है, तो जाहिर सी बात है वह शीशे का टुकड़ा क्या होगा? चटक जाएगा, ठीक है, यानी कि टूट सकता है, टूट भी सकता है या चटक भी सकता है। लेकिन कम द्रव्यमान वाले यानी कि कम भार वाले किसी पत्थर के टुकड़े को आप छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वह नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका भार कम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, जैसे 100 किलो का एक आदमी है, ठीक है, 100 किलो का एक आदमी है और वह, ठीक है, जैसे 100 किलो का एक आदमी हो, कोई बच्चा हो, कोई इंसान हो, अगर वह, ठीक है, अगर वह किसी 40 किलो वाले आदमी पर जाकर गिरे तो क्या होगा उस 40 किलो वाले आदमी की स्थिति? बोलिए क्या होगा? जाहिर सी बात है उसको दर्द महसूस होगा, उसको चोट लग सकती है। और 40 किलो और मान लीजिए कोई 50 किलो का आदमी है, ठीक है, और वो 40 किलो वाले आदमी पर जाकर गिरे तो वो उसको उतना दर्द महसूस नहीं होगा जितना कि 100 किलो वाले आदमी से हुआ। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यही है कि अगर जिसका भार अधिक होता है उसको अगर हम किसी छोड़ें तो इस स्थिति में क्या होगा? ये जो शीशे का टुकड़ा है, जो कांच का जो टुकड़ा है, वो क्या हो जाएगा? वह चटक जाएगा। इस स्थिति में वेग समान है। मैंने अब यहाँ क्या है? अब यहाँ पे है समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं, ठीक है। मान लीजिए समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं, पत्थर का टुकड़ा है, क्या है? ये पत्थर का टुकड़ा है, क्या है ये पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। दोनों जो हैं, दोनों बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये भारी टुकड़ा था, ये हल्का टुकड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो दोनों हैं, दोनों का जो द्रव्यमान है वो समान है, न दोनों भारी हैं न दोनों हल्के हैं, यानी कि दोनों का जो वेट है वह बराबर है, ठीक है। इस स्थिति में हम मान लेते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं? m इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 ग्राम, ठीक है।
और यहाँ पर m इज इक्वल टू मान लेते हैं समान द्रव्यमान की 10 ग्राम। ठीक है, इस स्थिति हमने क्या देखा, इस स्थिति में हमने यह देखा कि दोनों का जो वजन है, ठीक है, वह बराबर है, ना कोई हल्का है ना कोई भारी है। ठीक है, दोनों का जो वजन वह क्या है, दोनों का वजन समान है। ठीक, और यहाँ पे हमने एक कांच का टुकड़ा रख दिया, कांच का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, और इन दोनों का जो वेग है, वेग वह असमान है। ठीक है, इन दोनों का वेग क्या है, असमान है। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने ठीक है, इसको हमने मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा। ठीक है, छोड़ा 5 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा, तो हमको क्या मिला, इस स्थिति में हमने यह देखा, क्या देखा, इस स्थिति में हमने यह देखा कि इसका जो वेग था, ठीक है, इसका वेग कितना है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, और इसका वेग हमने मान लिया v2 इज इक्वल टू मान लिया कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका वेग हमने क्या मान लिया, इसका हमने वेग मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका वेग हमने क्या माना, इसका वेग माना हमने 5 मीटर पर सेकेंड, और उसका वेग मान लिया हमने 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस स्थिति में किसका वेग ज़्यादा है, इसका वेग ज़्यादा है। किसी को आप तेज़ी से फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कि शीशे का टुकड़ा, ये जो शीशे का टुकड़ा है वह चटक जाएगा। इसका वेग कम है, इसलिए शीशे का टुकड़ा नहीं चटकेगा। धीरे से छोड़ेंगे, ठीक है, धीरे से छोड़ेंगे, धीरे से जब आप छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये शीशे का टुकड़ा है वो नहीं चटकेगा। और इसको तेज से छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो आप भाई फेंक रहे हैं ना, यानी कि आप फोर्स लगा रहे हैं, जो आपकी फोर्स होगी वो अधिक होगी। जब उसको फेंकेंगे आप तो वह तीव्र गति से जाएगा, तो तीव्र गति से जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, ये शीशे का जो टुकड़ा होगा वह चटक जाएगा। क्या हो जाएगा, वह चटक जाएगा। इस स्थिति में हमको क्या देखने को मिला, इन दोनों इस एग्जाम्पल के सहायता से, यानी कि इन दोनों फिगर की सहायता से हमको यह देखने को मिला कि यदि किसी वस्तु में, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु का जो संवेग होगा वह अलग अलग होगा। और यदि किसी वस्तु का वेग अलग अलग होगा और द्रव्यमान बराबर होगा तो उस स्थिति में जो उसका संवेग होगा वह अलग अलग होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु के जो गति का जो प्रभाव है, वस्तु के जो गति का प्रभाव है वह पूर्ण रूप से डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, संवेग पर। यानी कि जो संवेग होता है वह पूर्ण रूप से डिपेंड करता है द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, जो संवेग होता है वह पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड करता है, वह पूर्ण रूप से डिपेंड करता है किस पर, द्रव्यमान और उसके वेग पर। किसके वेग पर, वस्तु के वेग पर। ठीक है, इस फिगर को आप लोग बना लें।